ओके, तो एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स है जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले कि कल जो है बजट सेशन में क्या था कि फ्यूचर एंड ऑप्शन पे एसटीटी को बढ़ा दिया गया। तो उस पे स्टेटमेंट क्या था, जो भी ऑफिशियल थे कि भाई एफएनओ में जो भी रिटेल ट्रेडर, मैं एक्चुअली रिटेल ट्रेडर नहीं बोलूँगा, जो नौसिखिया ट्रेडर डायरेक्टली आ रहे हैं एफएनओ में, उन लोगों पे थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन लाने के लिए, उन लोगों को थोड़ा डिस्करेज करने के लिए यहाँ पे एसटीटी को बढ़ाया गया है। तो कुछ लोगों को डिस्करेज करने के चक्कर में जो सीरियस ट्रेडर हैं, जो एक्चुअल में ट्रेडिंग कर रहे हैं सिस्टमेटिक तरीके से, उन लोगों पे एक अच्छा खासा बर्डन पड़ रहा है। ठीक है। और आज एक न्यूज़ अभी आया है शाम को कि जो भी ऑफिशियल्स हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के, उन लोगों का कहना है कि मार्केट रेगुलेटर से कि हमने तो अपना कर दिया, एसटीटी को और बढ़ा दिया, अब आप और भी कोई स्टेप उठाना चाहते हैं, रिटेल ट्रेडर्स जो भी नौसिखिए ट्रेडर्स एफएनओ में जाना चाहते हैं, एफएनओ ट्रेडिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन हो रहा है, उसको रोकने के लिए आप और भी आगे कोई स्टेप आप उठा सकते हैं, और भी कुछ रिस्ट्रिक्शन ला सकते हैं, और कोई नए रूल ला सकते हैं। ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि जो भी रिटेल यानी कि जो भी नौसिखिया ट्रेडर आ रहा है डायरेक्टली एफएनओ में जंप कर रहा है, तो सब उसको रोकने का सबसे आसान तरीका ये है कि जब भी वो डीमार्ट अकाउंट खोले ना, तो उसका एफएनओ सेगमेंट कम से कम 2 साल या साल भर के लिए एक्टिवेट ही ना किया जाए। ठीक है। नया डीमार्ट अकाउंट है, कम से कम 6 महीना एक्टिव ट्रेडिंग आप करो, कैश में इक्विटी में आप ट्रेडिंग करो 6 महीना, उसके बाद फिर आप जो है एफएनओ एक्टिवेट कराओ। ठीक है। और नहीं तो दूसरा सबसे आसान तरीका है, इससे भी और आसान तरीका है कि एफएनओ एक्टिवेट करने से पहले एक छोटा सा एग्जाम ले लीजिए कि हाँ भाई एफएनओ का ये रिस्क है। ठीक है। अगर आप एफएनओ करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती है, ये रिस्क है, हाईली रिस्की इंस्ट्रूमेंट है, हाईली वॉलेटाइल इंस्ट्रूमेंट है, इसमें कैपिटल वाइप आउट होने के चांसेस हाई हैं। क्या आप साइकोलॉजिकली उतने मेच्योर हैं, मनी मैनेजमेंट आपका उतना अच्छे से है कि आप इस इंस्ट्रूमेंट को हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद फिर उसको डीमार्ट अकाउंट में अपना जो भी है एफएनओ को एक्टिवेट किया जाए। क्योंकि जो भी नौसिखिए, मैं उनको रिटेलर नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा जो भी नौसिखिए न्यूबे ट्रेडर है, तो वो लोग ये गलतियां कर रहे हैं। रीज़न क्या है कि कुछ फिल इन्फ्लुएंसर भी हैं जो उन लोगों को बहुत एफएनओ को बहुत ज़्यादा मार्केट में एकदम से उसको फैला के रखे हुए हैं कि भाई इससे पैसा बनेगा तो इसी से बनेगा। और जो नए ट्रेडर्स आ रहे हैं उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि स्टॉक मार्केट का मतलब कॉल और पुट ही होता है। एक्चुअली सबसे पहले आपको स्टॉक में काम करना चाहिए। जो भी अगर मेरी बात को सुन रहा है रिटेल ट्रेडर, तो आपको सबसे पहले इक्विटी में काम करना है, आपका टेक्निकल मजबूत होना चाहिए, फिर इसके बाद साइकोलॉजिकली आपको इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा, फिर आपका मनी मैनेजमेंट उतना टाइट होना पड़ेगा। ठीक है। मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट, ओवरऑल बिहेवियर समझना पड़ेगा, टाइम सेशन को समझना पड़ेगा कि कौन से टाइम में एक्चुअली एफएनओ करना सूटेबल होता है। क्योंकि 9:15 से 10:30 तक एक मोमेंटम आता है अगर आप डायरेक्शनल ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शंस बाइंग करते हैं, फिर 12:30 के बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम आता है 3:30 तक का। ठीक है। तो ये सारी चीज़ों से आप जब रूबरू हो जाएंगे तो ही आप एफएनओ में जंप करिए। डायरेक्टली ऐसे जंप करके बाकी लोगों का खेल मत बिगाड़िए। क्योंकि कुछ लोगों को रोकने के चक्कर में जो सीरियस ट्रेडर हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान रहा है। मैं 2017 से मार्केट में हूँ, बट ये चीज़ जो 2020 के बाद से जितने रेगुलेशंस आए हैं, लास्ट में 70 और 20 के बीच में इतने रेगुलेशन मैंने कभी नहीं देखा। अभी क्या है कि ऑफिशियल्स का ये कहना है कि भाई हम स्पेकुलेशन रोकना चाहते हैं एफएनओ का, क्योंकि रिटेलर जो है बहुत ज़्यादा एफएनओ में जा रहे हैं। बट आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ, जब स्टॉक्स में ये लोग ट्रेड किया करते थे, वहाँ से मार्जिन रूल फिर क्यों ख़त्म किया गया? मार्जिन रूल रहता, 10x 20x मार्जिन मिलता, तो वो टाइम पे तो एफएनओ इतना बूम पे नहीं था। जब मार्जिन रूल आया उसके बाद ही जो भी 10-20 हज़ार कैपिटल वाला था वो बंदा जो है फिर एफएनओ में चला गया। सबसे ईजी उसको वही लगा। ठीक है। ज़ीरो हीरो और न जाने क्या क्या कॉन्सेप्ट जो है इंट्रोड्यूस हो गए थे नए नए मार्केट में, और अभी तक उसी लूप में जो भी रिटेल ट्रेडर है, जो भी मतलब न्यूबी ट्रेडर है, वो फंसा हुआ है। तो वो टाइम पे स्टॉक कर रहा था तो भी प्रॉब्लम थी कि भाई मार्जिन रूल ख़त्म कर दिया जाए तो इन लोगों का जो भी ट्रेडिंग है वो लोग पार्टिसिपेशन कम होगा। बट उससे उसका बहुत ही खतरनाक इम्पैक्ट पड़ा कि जो स्टॉक्स में करते थे वो एक्चुअली शिफ्ट हो गए ऑप्शन ट्रेडिंग में, ऑप्शन बाइंग में, और वो भी आउट ऑफ द मनी वो लोग ट्रेड करने लगे। क्योंकि अगर ऑप्शन बाइंग अगर आपको करना है तो मिनिमम 1 लाख रुपीज़ होना चाहिए।
लेकिन ये लोग क्या अभी जब से मार्जिन रूल आया उसके बाद क्या हुआ कि ये लोग 10,000 20,000 5,000 के कैपिटल से आते हैं, सीखने की जगह वो लोग डायरेक्ट ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। पैसे बनाने के चक्कर में एफएनओ में ट्रेड करते हैं, जीरो हीरो और न जाने क्या क्या। और कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं एफएनओ की ओर। तो ये थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा जो भी रेगुलेशंस हैं। अगर स्टॉक्स का थोड़ा सा मार्जिन अगर बढ़ा दिया जाए और एफएनओ को और ज़्यादा स्टिक कर दिया जाए न्यूबीज़ के लिए, तो वो सबसे अच्छा अपना सॉल्यूशन रहेगा। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट आप बढ़ा दीजिए या फिर कोई ऐसा स्ट्रिक्ट रूल ला दीजिए जो बंदा सीरियसली अपना सिस्टमेटिक रूल तरीके से काम कर रहा है उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालिए, ठीक है। तो यही इतना कहना था कि अगर जो बंदा अभी भी अगर आप लोग एफएनओ की ओर बार बार भाग रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग स्टॉक से शुरू करिए, उसके बाद फिर धीरे धीरे 6 महीना साल भर बाद अपना इंडेक्स हो गया और इन सारी एफएनओ वगैरह में अपना एक्टिवली ट्रेड करिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा निफ्टी वगैरह का एनालिसिस कर लेते हैं और कुछ स्टॉक्स वगैरह भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अगर बात किया जाए तो निफ्टी जो है, निफ्टी का कल है एक्सपायरी, तो थोड़ा मैं सोचा क्यों ना उसके इंपॉर्टेंट लेवल मैं शेयर कर दूं आप लोग के साथ। तो एक्चुअली देखिए, लेवल शेयर करने का मतलब क्या होता है, एनालिसिस शेयर करने का मतलब ये नहीं रहता कि आप इस पर ट्रेड ही करो, ठीक है। और जो भी नए ट्रेडर्स हैं, बिगनर्स हैं, उन लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो लोग एनालिसिस देख रहे हैं तो वो लोग पहले ऑब्जर्व करें, 2 महीना 3 महीना वो लोग ऑब्जर्व करें कि मार्केट का जो भी एफएनओ का जो भी प्राइस एक्शन है वो किस तरीके से फॉर्म होता है, एफएनओ का बिहेवियर किस तरीके से होता है, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोगों को समझ में आता है तो एफएनओ में ट्रेड करिए। तो एक्चुअल मेरा जो मतलब इंटेंशन होता है, क्योंकि मेजर लोग क्या होता है कि कहीं ना कहीं से लोग कितना भी आप समझा दीजिए वो लोग एफएनओ में ही करेंगे। तो मैं सोचता हूँ कि एक अच्छा एनालिसिस मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ, थोड़ा सा प्राइस सेक्शन को डीपली आप लोग के साथ शेयर करूँ ताकि आप लोग को भी थोड़ी चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। तो निफ्टी का कल है एक्सपायरी और आज जो है थोड़ा वॉलेटाइल रहा और थोड़ा सा यहाँ पे मुझे हर सपोर्ट से बाउंस देखने को मिला। ओपनिंग से ही हर सपोर्ट पे ये बाउंस हुआ है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। तो थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग देख लेते हैं क्या चल रहा है। तो वीकली पे क्या है कि अभी कुछ खास यहाँ पे नहीं दिख रहा है। रिजेक्शन लिया ऊपर से, आज सेल ऑफ के लिए आया 2-3 दिनों से, फिर उसके बाद फिर से रिजेक्ट होकर ऊपर की ओर जा रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे देखें, डेली टाइम फ्रेम पे ये जो सपोर्ट के लेवल्स हैं, मल्टीपल सपोर्ट के लेवल्स हैं, ये काफ़ी क्रिटिकल सपोर्ट था। एग्जैक्टली ये यहाँ से बाउंस हुआ और आज जो है इसी के बीच में एक इंडिसीजन कैंडल का फॉर्मेशन किया, इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन किया। तो अगर कल आज का कैंडल का लो ब्रेक होता है कल के सेशन में तो फिर अपना 23,600 500 तक आराम से जाएगा। और अगर हाई क्लोज होता है तो उतना खास एक्सपेक्टेशन हम लोग नहीं रखते हैं अपसाइड का, ज़्यादा से ज़्यादा 24,800 तक का हम लोग एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। फिलहाल क्या है, मार्केट मेक और ब्रेक लेवल पे है, ठीक है। वॉलेटिलिटी काफ़ी पीक पे है निफ्टी में मेनली जो है। और कल के लिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक सिंपल सा हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे, ये एक ऐसा ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ये पूरा ट्रेंड लाइन का जोन है। जब भी प्राइस इस ट्रेंड लाइन के पास आ रहा है एक बाउंस देखने को मिल रहा है, जब भी आ रहा है एक बाउंस देखने को मिल रहा है। तो एक्चुअल में सेल ऑफ हम लोग को अगर हम लोग को करना है तो कब आएगा सेल ऑफ, जो है सेलिंग करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 24,260 के लेवल है। और अगर अपसाइड की बात करें तो अपसाइड भी अगर एक ऐसा अगर हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं, एक्चुअल में इसको हम लोग थोड़ा सा जोन टाइप का ड्रॉ करेंगे, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल वीक्स हैं। तो प्राइस क्या है, धीरे धीरे ये कंप्रेस होता हुआ जा रहा है, कहीं ना कहीं ये ब्रेकआउट देने वाला है। तो अगर ब्रेकआउट देता है तो हम लोग के लिए अच्छा लेवल कौन सा है ब्रेकआउट के लिए ट्रेडेबल, 24,550 के ऊपर के लेवल है। और ये जो बीच का जोन है थोड़ा सा आपको अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि कल एक्सपायरी अगर इसके बीच में ही रह जाता है तो यहाँ पे केवल प्रीमियम को निचोड़ा जाएगा, कुछ खास मोमेंटम आपको मिलने वाला नहीं है। और 15 मिनट पे हम लोग देख लें, 15 मिनट पे भी ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस फेस करते हुए जा रहा है नीचे की ओर, और ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट फेस कर रहा है। जब भी नीचे की ओर आ रहा है तो वहाँ से बाउंस हो रहा है। तो अभी क्या करना है कि प्राइस सिंपल सा, अगर कल के सेशन में फ्लाइट या स्लाइटली गैप अप खुल के 24,560 के आसपास जाता है तो यहाँ पे कंसोलिडेशन या फिर सिंगल कैंडल से भी अगर ब्रेकआउट देके एक पॉज लेके निकालता है तो यहाँ पे हम लोग बाई कर सकते हैं। ये सारे लेवल्स एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे और अगर मोमेंटम फ्लो में रहा तो हम लोग के शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है। तो ये सारे लेवल जो है ओपन है, एज ए टारगेट हम लोग इसको ट्रेड करेंगे, ठीक है।
तो ये हो गया अपसाइड का अगर हम लोग को ट्रेड करना रहा। तो अगर क्या होगी प्राइस गैप अप खुल जाता है ये जोन के पास, तो यहाँ पे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये भी सपोर्ट की तरह एक्ट करने लगेगा, क्योंकि ये एक पुल बैक का एरिया है और ये एक डिमांड जोन की तरह काम करने लगेगा। तो प्राइस अगर नीचे आएगा तो एक रेंज में हो जाएगा, हाई प्रोबेबिलिटी है, उसके बाद ब्रेकआउट देगा तो फिर से यहाँ पे लॉन्ग किया जा सकता है। मोमेंटम हम लोग को अच्छा खासा मिलेगा ऊपर की ओर, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो एक शॉर्ट कवरिंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर ऊपर की ओर जाता है तो। अगर डाउन साइड की ओर आता है, डाउन साइड हम लोग कब ट्रेड करेंगे 24,280 के नीचे, यानी 24,000 का जो 280 का लेवल है ये हम लोग के लिए की लेवल है कल के सेशन में। अगर ये ब्रेक होता है कल के सेशन में तो ये सारे नीचे के लेवल जो है स्टॉप लॉस काफ़ी अच्छे खासे पड़े हुए हैं, तो हम लोग यहाँ पे अपना एज ए टारगेट जो है ये सारे लेवल्स को अपना इसको एज ए टारगेट इसको ट्रेड करेंगे। तो ये नीचे के लेवल पे भी मल्टीपल सपोर्ट के जोन्स हैं जहाँ पे हम लोग ट्रेल करते हुए चल सकते हैं अगर मोमेंटम वन साइडेड की ओर आ जाता है। क्योंकि वन साइडेड मोमेंटम निफ्टी में अभी कुछ दिनों से, चाहे बैंक निफ्टी में कुछ दिनों से आया नहीं है, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। और जिस तरीके से प्राइस एक्शन यहाँ पे बना हुआ है तो थोड़ा सा ये बुलिश मुझे दिख रहा है, ओके। और चलते हैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी में हम लोग देख लेते हैं कि क्या एग्जैक्टली यहाँ पे चल रहा है। कल जो लेवल दिया था कि वहाँ से थोड़ा सा अच्छा मोमेंटम मिलेगा, एग्जैक्टली वहाँ से ये ऑलमोस्ट जो है 500-600 पॉइंट तक का मोमेंटम किया है, फिर वहाँ से ये बाउंस हो गया। बाउंस होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या था ना कि यहाँ पे एक सपोर्ट का जोन था, एक डिमांड जोन का एरिया था, एग्जैक्टली ये वहाँ से बाउंस हो गया। तो नेक्स्ट टाइम इस लेवल के पास आएगा तो ब्रेक डाउन दे देगा। बट अभी थोड़ा सा क्या है ना कि अभी थोड़ा सा ये बुलिश दिख रहा है। बुलिश दिखने का मतलब ये थोड़ा सा वॉलेटिलिटी वाला बुलिश दिख रहा है। यहाँ पे सिंपल सा है कि हम लोग को एक लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड मिलेगा, क्योंकि अगर हम लोग को यहाँ पे लॉन्ग करना है, प्राइस अगर फ्लैट वगैरह खुल जाता है ये जोन के आसपास अराउंड 51,600 के आसपास अगर ये खुल जाता है, ब्रेकआउट वगैरह दे देता है फ्लैट या स्लाइटली गैप अप खुल के, तो यहाँ पे क्या है ना थोड़ा सा हम लोग को क्वांटिटी साइज कम करके चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस के जोन है। हो सके कि अगर एक शॉर्ट कवरिंग आ जाएगा तो ये सारे लेवल्स पे जितने भी स्टॉप लॉसेज वगैरह पड़े हैं तो वो शॉर्ट सेल ऑर्डर बाई में कन्वर्ट होंगे, तो एक अच्छी खासी बाइंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, जो कि मिनिमम जो है 52,000 तक का जो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस का जोन है वहाँ तक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और उसके ऊपर भी अगर जाता है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि आज अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो है काइंड ऑफ डबल बॉटम की तरह बना है, जो कि एक्सपेक्टेशन नहीं था, और ये ऑलमोस्ट उस नेकलाइन के पास खड़ा हुआ है। और अगर सेल अप करना रहा है तो सेल करने के लिए क्या है कि प्राइस अगर ये सपोर्ट के पास आ जाता है 51,000 के पास, अगेन एक बार फिर से आता है कल के सेशन में फ्लैट या गैप डाउन खुल के, सबसे बेहतर सिचुएशन क्या रहेगा, प्राइस अगर 51,000 के पास गैप डाउन खुल जाए, उसके बाद कंसोलिडेट करके ब्रेक डाउन देगा तो वहां पे शॉर्ट करेंगे तो एक अच्छा खासा डाउन साइड का मोमेंटम हम लोग को देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो प्राइस क्या है, कहीं ना कहीं मेक और ब्रेक लेवल पे है, और जिस भी साइड जाएगा उस साइड एक अच्छा मोमेंटम देने वाला है, क्योंकि बजट वाले सेशन में भी कोई खास मोमेंटम नहीं था और आज भी वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी, वन साइडेड मोमेंटम नहीं था। तो ये सारे लेवल्स हैं जो कल के सेशन में हम लोग को काम आ सकते हैं। और थोड़ा HDFC बैंक में देख लेता हूँ कि यहाँ पे क्या चल रहा है डेली पे ओवरऑल। तो HDFC बैंक थोड़ा सा एक फॉल हुआ, बेंड होने के बाद फिर से फॉल हुआ है कल, और यहाँ पे एक इंडिसीजन काइंड ऑफ क्रिएशन, कैंडल का क्रिएशन हो रहा है। तो अगर ये कैंडल का हाई ब्रेक कर देता है तो कल एक अच्छा खासा बाउंस हम लोग को देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल डिमांड के जोन्स हैं, सॉरी। तो क्या है ना कि यहाँ पे मल्टीपल डिमांड के जोन्स हैं, यहाँ से जब भी आएगा एक बाउंस हम लोग को देखने को मिलेगा। और थोड़ा सा रिलायंस हम लोग देख लेते हैं। ओवरऑल क्या है कि HDFC बैंक में अपसाइड को स्पेस काफ़ी अच्छा है, और रिलायंस का भी वही सिचुएशन है कि ये एक डिमांड जोन का एरिया है, प्राइस वहाँ पे ड्रास्टिकली नीचे आया और फिर से रिवर्स होने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो आज का हाई है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर अगर निकालता है तो हम लोग को ऊपर के लेवल पे एक अच्छा खासा अपना बाउंस देखने को मिल सकता है 3150 तक के लेवल तक, ओके। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।